सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी को सबसे पहले तो धनतेरस, दीपावली और गोवर्धन पूजा, भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी स्टूडेंट्स एक बार जल्दी से यहाँ पर लाइव आ जाइए, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं। और सभी स्टूडेंट्स को मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि आप सभी के लिए दिवाली धमाका ऑफर आया हुआ है। आप चाहे हमारे एप्लीकेशन से पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप हमारे यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए दिवाली धमाका ऑफर आया हुआ है। तो इस दीपावली हम रखेंगे सिलेक्शन वाली दीपावली। तो अपने परिवार को खुशियां दीजिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से जल्दी सिलेक्शन आप लोग लीजिए और जल्दी से हमें यहाँ पर मिठाई खिलाइए। तो आप सभी अगर देखें तो एग्जामपुर के सभी कोर्सेज में आप लोगों को 75% तक का डिस्काउंट यहाँ पर मिलेगा। इसके लिए आप सभी को दीपावली 75 कोड का यूज करना है, जिससे आप सभी को बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट यहाँ पर मिलेगा। तो सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों से कुछ बोलना चाहती हूँ कि जैसा कि दीपावली क्या है, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है ना, प्रकाश का, रोशनी का यह एक त्योहार है हमारा। और इस त्योहार की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से हम अपने घर को सजाते हैं, अपने घर को साफ करते हैं, फिर घर को सजाते हैं, दियों से जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, रोशनी फैलाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमारे अंदर जो अज्ञान है, ठीक है, उसका अंधेरा भी हमें दूर करना है। और वो सिर्फ एक ही चीज से हो सकता है, और वो है हमारी पढ़ाई, वो है हमारा अध्ययन, हमारा ज्ञान। तो ज्ञान का दीपक जलाइए और जो भी अज्ञानता है उसको क्या करना है, दूर यहाँ पर करना है। चलिए, तो आज हम लोग यहाँ पर ना कुछ स्पेशल जो क्वेश्चंस है उन लोगों को करेंगे। पर उससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि दिवाली के लिए आप लोगों के लिए बुक मेला आया हुआ है, जहां पर आपको 12 बुक का सेट मिलेगा। इन 12 बुक्स की अगर आप बात करते हो तो यह 2400 रुपए का है, बट दिवाली ऑफर में यह आपको 1299 रुपए में उपलब्ध हो रहा है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं 2023 के लिए, तो आया हुआ है अधिकार बैच। तो अधिकार बैच अगर आप लोग लेंगे तो आप सभी देख सकते हैं कि कोड पीसीएस 60 कोड का आप लोगों को यूज करना है, जिससे यह आपको 1999 रुपए में मिल जाएगा। यानी 60% तक का डिस्काउंट आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। इसके साथ ही यह जो ऑफर है सिर्फ 31 अक्टूबर तक के लिए ही वैलिड है। तो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाइए। और साथ में अगर आप सभी कर रहे हैं यूपी कांस्टेबल की तैयारी, आप सभी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी, अगर आप सभी कर रहे हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी, तो आप सभी के लिए आया हुआ है मिशन वर्दी कॉम्बो बैच, जहां पर आप देखेंगे कि वर्दी कोड का अगर आप यूज करते हैं तो 60% तक का डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। यह भी 31 अक्टूबर तक ही वैलिड रहेगा। तो यह 1400 रुपए में आप लोगों को मिलेगा, लेकिन जिन बच्चों ने पहले से प्री बुकिंग की थी उन सभी को यह 1300 रुपए में यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। तो ये कुछ विशेष जानकारी थी। और जल्दी से हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट यहाँ पर करते हैं। तो सभी को नमस्ते, आ जाइए सभी स्टूडेंट्स एक बार जल्दी से और सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो पहला प्रश्न है वह आपकी स्क्रीन पर आया हुआ है, और जल्दी से आप लोगों को यहाँ पर आंसर करके बताना है कि कौन सा आंसर हमारा यहाँ पर सही बनेगा। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एक संचारी रोग है। इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो एक संचारी रोग है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये जो संचारी रोग है इसका क्या यहाँ पर मतलब होता है। तो देखिए, संचारी यानी कम्युनिकेबल, जो एक साथ बैठने से, बात करने से, एक साथ रहने से, एक साथ भोजन करने से बहुत ही आसानी से फैल सकता है। ठीक, और खासतौर से यह जो रोग होता है यह पैथोजेंस की वजह से होता है। पैथोजेंस की अगर हम बात करें तो पैथोजन मतलब रोगाणु की वजह से यह रोग होता है, और उसी को हम कम्युनिकेबल डिजीज यहाँ पर कहते हैं। तो नॉर्मली तौर पर देखें तो इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर, तो आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर, अमीबियोसिस। आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर, अमीबियोसिस। तो एक प्रोटोजोआ होता है, एक प्रोटोजोआ होता है। क्या होता है, प्रोटोजोआ। और ये जो प्रोटोजोआ है इसका क्या यहाँ पर नाम है, तो एंट अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका इसका यहाँ पर नाम होता है।
तो अगर आप सभी दूषित पानी पीते हैं, अगर आप सभी दूषित भोजन यहाँ पर करते हैं, तो यह रोग आपको यहाँ पर हो सकता है। और इसीलिए जो हमारा आंसर यहाँ पर बनेगा वह क्या है, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो फटाफट से नोट करिए। जबकि अगर आप रिकेट्स रोग के बारे में बात करते हैं तो यह डेफिशिएंट डिजीज है। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी देखने के लिए मिलती है तब आपको कौन सा रोग हो जाता है, रिकेट्स रोग यहाँ पर हो जाता है। डायबिटीज की अगर हम बात करते हैं तो जब आपके शरीर में ब्लड शुगर लेवल जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है और साथ में आप क्या देखेंगे कि ब्लड शुगर लेवल तो यहाँ पर बढ़ा और उसी के साथ जो इंसुलिन निकल रहा था पैंक्रियास से वह यहाँ पर कम होता चला गया। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि हो सकता है बहुत ही आसानी से आपको डायबिटीज हो सकता है। तो ये डायबिटीज जो होता है वह दो तरीके का होता है। नंबर फर्स्ट कि अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है तब आपको डायबिटीज हो सकता है। और नंबर टू, दूसरे नंबर पर कब हो जाएगा, जब आप देखेंगे कि यह कई बार जेनेटिक भी है, यानी परिवार में किसी को अगर डायबिटीज है तो धीरे 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 करके वह क्या होगा, आप तक पहुंचता चला जाएगा जीन्स के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कैंसर के बारे में। कैंसर के बहुत अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से यह हो सकते हैं। ये जेनेटिक भी हो सकता है या फिर कई बार यह विषाणुओं की वजह से भी होता है, कई बार सडन म्यूटेशन की वजह से भी यह हो जाता है। तो कई इसके रीजन यहाँ पर हो सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। एड्स वायरस शरीर में कैसे फैलता है। अगर आप सभी एड्स वायरस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले तो मुझे यह बताइए कि जो एड्स है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है और जो HIV होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। चलिए फटाफट से आप लोगों को यहाँ पर आंसर करके बताना है। तो देखिए, जब कभी भी हम एड्स के बारे में बात करेंगे तो जो एड्स की फुल फॉर्म होती है वह क्या है, यहाँ पर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है ना। ये सारा सब कुछ मैंने आप लोगों को पहले से भी पढ़ाया हुआ है। और अगर आप HIV के बारे में बात करते हैं तो जो HIV है उसकी फुल फॉर्म क्या है, तो लिखो यहाँ पर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। चलिए, और नॉर्मली तौर पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो HIV है उसका जो रियल नेम है वह क्या है, रिट्रोवायरस। क्या है, रिट्रोवायरस। ठीक है, और रिट्रोवायरस का क्या मतलब है, जिसका जो जेनेटिक मटेरियल है वह कैसा होगा, RNA यहाँ पर होगा। तो जब रिट्रोवायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है और हमको यहाँ पर इंफेक्शन देता है तब हम उसको क्या कहते हैं, HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंट, उसको हम यहाँ पर कहते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आती है कि जब यह वायरस हमारे शरीर के अंदर एंट्री करेगा तो सबसे पहले किसको मारेगा, बताइए फटाफट से, बताइए फटाफट से, यह किसको यहाँ पर मारेगा। कोई भी बच्चा यहाँ पे सही आंसर नहीं कर रहा है, बताइए फटाफट से, जल्दी से इसका आंसर करिए। कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही होगा, बताओ फटाफट से। तो देखिए, आंसर की अगर हम बात करें तो जो आंसर हमारा यहाँ पर बनेगा वह क्या है, हेल्पर टी सेल्स। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, हेल्पर टी सेल्स। तो जो भी हमारी टी सेल्स होती हैं वह एक तरह की WBC का ही प्रकार होती है। और अगर आप नॉर्मली तौर पर देखें तो ये हमारे शरीर की सुरक्षा करने का काम यहाँ पर करती है। तो इसीलिए जब यह वायरस हमारे शरीर में अटैक करता है तो सबसे पहले यह हेल्पर टी सेल्स को ही यहाँ पर मारता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। कोशिकाएं जो शरीर में परजीवी के रूप में कार्य करती है। चलिए जल्दी से इसका आंसर करेंगे फटाफट से, कौन सा आंसर यहाँ पर हमारा सही होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप नॉर्मली बात करते हो, नॉर्मली अगर आप देखते हो तो ऐसी कोशिका जो हमारे शरीर में रह रही है और हमारे शरीर को ही क्या कर रही है, नुकसान यहाँ पर पहुंचा रही है, तो भाई कौन सी होगी यहाँ, तो आंसर करना है आप लोगों को कैंसर सेल्स। आंसर क्या करना है आप लोगों को, कैंसर सेल्स। तो फटाफट से इसको नोट करेंगे, कैंसर सेल्स, क्योंकि जो कैंसर सेल्स है वो हमारे शरीर में रह रही है और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने का काम भी यह यहाँ पर कर रही है। अब हम बात करते हैं कि जो शहवान सेल्स है वह कहाँ पर मिलती हैं। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम का यूनिट है, इकाई है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, न्यूरॉन कह रहे हैं, तो न्यूरॉन में ही आपको शहवान सेल्स देखने के लिए मिलेंगी। हेपेटोसाइट्स की अगर हम बात करें तो जो लीवर होता है, यकृत होता है, यकृत की कोशिकाओं की अगर हम बात करते हैं तो यकृत की जो कोशिकाएं हैं उनको क्या कहा जाता है, यहाँ पर हेपेटोसाइट्स कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कुफर सेल्स की अगर आप बात कर रहे हो तो कुफर सेल्स भी आपको यकृत में दिखाई देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं।
TAB टीका किसके विरुद्ध लगता है? चलिए जल्दी से इसका आंसर करेंगे। कौन सा आंसर यहाँ पर सही होना चाहिए? फोर्थ का। तो नंबर फर्स्ट है यहाँ पर कि TAB टीका किसके विरुद्ध लगता है? पोलियो या फिर डिप्थीरिया या फिर पर्टियोसिस या फिर टाइफाइड? बताइए फटाफट से इसका आंसर करेंगे, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। कौन सा आंसर यहाँ पर हमारा फोर्थ का सही होना चाहिए? और इसका जो सही यहाँ पर आंसर बनेगा वह क्या हो जाएगा? टाइफाइड। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? टाइफाइड। तो फटाफट से इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो टाइफाइड के लिए जो टीका लगता है उसको हम TAB यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर कि जो टाइफाइड होता है उसी का टीका यह है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि इसकी जो फुल फॉर्म है वह बता दीजिए। तो देखिए फुल फॉर्म के ऊपर कभी प्रश्न पूछता नहीं है और पूछेगा भी, तो बस इतना ध्यान में रखना यहाँ पर कि टाइफाइड एंटीबायोटिक के नाम से इसको यहाँ पर जाना जाता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं पोलियो के बारे में, डिप्थीरिया के बारे में, पर्टियोसिस के बारे में। तो इनके लिए DPT का टीका लगता है, ठीक है। किसका लगता है यहाँ पर? DPT का आप यहाँ पर टीका देखोगे, ठीक है। पोलियो के लिए तो अलग से आपका बनेगा, इसके लिए अलग से पोलियो वैक्सीन आती है, ठीक है। और इसके अलावा ओरल ड्रॉप्स आती है, यानी मुंह के माध्यम से यहाँ पर क्या पिलाया जा रहा है? टीकाकरण किया जा रहा है। तो आप सभी ने सुना होगा ना, इंद्रधनुष कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप आप देखते हो कि जिसको आप कहते हो यहाँ पर 2 बूंद जिंदगी के, याद आया? तो वह क्या है? पोलियो का टीका। तो जो डॉक्टर सेबिन है उन्होंने पोलियो का टीका जो है ओरल ड्रॉप वाला वह बनाया। लेकिन जो सबसे पहले अगर आप बात करते हो किसके बारे में? डॉक्टर अल्बर्ट के बारे में, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था? यहाँ पर पोलियो का टीका सबसे पहले बनाया था, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान यहाँ पर रखना है। नहीं, सुनो मेरी बात। अगर आप सेबिन के बारे में बात करते हो, डॉक्टर सेबिन के बारे में बात करते हो, तो इन्होंने ओरल ड्रॉप बनाया है, ये बता रही हूं मैं, ठीक है। ओरल ड्रॉप्स बनाया है, यानी कि पीने वाला, ठीक है। पीने वाला जो मुंह से आप लोग यहाँ पर पी सकते हो, ठीक है। अल्बर्ट सेबिन इनका पूरा नाम है, ठीक, बहुत अच्छे। अब यहाँ पर एक प्रश्न और आता है, तो यह बताइए कि जो पोलियो का वैक्सीन है वह सबसे पहले किसने बनाया? ये भी तो प्रश्न आपसे कई बार पूछा जा सकता है। चलिए सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर करेंगे यहाँ पर, बताइए फटाफट से। हु इन्वेंटेड पोलियो वैक्सीन? बताइए फटाफट से। अब इसका जो सही यहाँ पर आंसर बनेगा वो है जोन्स साल्क। क्या है यहाँ पर? जोन्स साल्क, ठीक है। तो जो जोन्स साल्क हैं उन्होंने सबसे पहले पोलियो का टीका बनाया। लेकिन जो ओरल ड्रॉप होता है 2 बूंद जिंदगी के वाली की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वह किसने यहाँ पर बनाया था? तो डॉक्टर अल्बर्ट सेबिन ने उसको यहाँ पर बनाया था। क्लियर हुआ? ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है DPT। तो DPT की अगर हम बात कर रहे हैं तो डिप्थीरिया, पर्टुएसिस मतलब काली खांसी जिसको वुपिंग कफ कहते हैं, और टिटनेस, इनके लिए अलग से वैक्सीन यहाँ पर बनाई जाती है, ठीक। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है वो है कि टाइफाइड के वाहक का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस नमूने का परीक्षण यहाँ पर किया जाता है? अब इसको लेकर के बड़ा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि आज के टाइम पर जब कभी भी हम टाइफाइड का टेस्ट करने के लिए जाते हैं तो जो नर्स हैं, डॉक्टर हैं या पैथोलॉजी वाले लैब वाले हैं, वो ज्यादातर हमारा जो खून होता है, रक्त होता है, उसको लेकर के टेस्ट करते हैं। लेकिन जो सही तरीका है वह क्या है कि भाई जो हमारा मल होता है, जो हमारा फीकल होता है, उससे ही टेस्ट यहाँ पर किया जाता है। अगर ऑप्शन में मल नहीं है तो आप दूसरे नंबर पर किसको यहाँ पर टिक कर सकते हो? रक्त को यहाँ पर आप सभी टिक कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। टाइफाइड का रोगाणु किसके माध्यम से यहाँ पर प्रेषित होता है? बताइए फटाफट से इसका आंसर करिए। तो अगर आप सभी यहाँ देखें कि जो टाइफाइड है, ठीक है, वह किसके माध्यम से यहाँ पर प्रेषित होता है, यानी कि लोगों को बीमार कर रहा है। तो जब कभी भी आप दूषित भोजन खाते हैं, जब कभी भी आप दूषित भोजन करते हैं या दूषित जल के बारे में हम बात करते हैं, तब आप देखेंगे कि बहुत ही तेजी से यह फैलता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भी अगर आप जूठा खा लेते हैं या फिर जूठा आप सभी जल यहाँ पर पी लेते हैं, तो भी इस तरह से यह रोग बहुत तेजी से यहाँ पर फैलता है। तो यह कैसा है? यहाँ पर वाटर बॉर्न डिजीज है, यानी कि जल जनित यह रोग है। और इसीलिए जो आंसर बनेगा वह क्या है? बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो
अब आपको नेक्स्ट यहाँ पर आंसर देना है, द पैथोजन ऑफ टाइफाइड इज, यानी कि टाइफाइड का जो रोगाणु है उसका क्या यहाँ पर नाम है, किसकी वजह से यहाँ पर टाइफाइड का रोग होता है। चलो जल्दी से यहाँ पे बताओ। तो टाइफाइड की अगर हम बात करते हैं तो टाइफाइड एक तरह के जीवाणु की वजह से होता है। किसकी वजह से? एक तरह के बैक्टीरिया की वजह से होता है। और ये जो बैक्टीरिया है इसका क्या नाम है यहाँ पर, तो लिखना है आप लोगों को, इसका नाम है यहाँ पर टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफी। टाइफी साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, तो इस चीज को आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना है। चलो फटाफट से नोट कर लो जिनको नहीं पता था। और दूसरे नंबर पर यह आंत्र ज्वर देता है, यानी कि जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, उसको यह ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने का काम यहाँ पर करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी की वजह से होता है? चलो जल्दी से इसका आंसर करो फटाफट से। कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही होना चाहिए? तो यह क्या है? एक तरीके का डेफिशिएंट डिजीज। ये क्या है? एक तरीके का डेफिशिएंट डिजीज है, यानी कुपोषण जनित रोग यह है। कुपोषण जनित रोग यह है। ठीक है, अब कुपोषण जनित रोग का मतलब होता है कि अगर आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, अगर आप सभी जो खाना खा रहे हैं वो सही तरीके से नहीं खा रहे, सभी का जो रेशो होना चाहिए वो सही मात्रा में यहाँ पर नहीं है, तब किस तरह का रोग हो जाएगा आपको? डेफिशिएंट डिजीज हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट कम होना, ज्यादा होना, प्रोटीन की कमी होना, या फिर वसा का बहुत ज्यादा हो जाना, जल का कम हो जाना, या फिर विटामिन की कमी हो जाना, है ना। तो तब यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे रोग हो सकते हैं। तो इसी तरीके से जब विटामिन के बारे में बात की जा रही है तो विटामिन की कमी से होने वाले जो रोग होते हैं उनको कुपोषण जनित रोग कहा जाता है। और स्कर्वी रोग किसकी वजह से होता है? तो विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। तो फटाफट से नोट करेंगे कि विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। विटामिन सी की अगर हम बात करें तो इसका जो साइंटिफिक नाम है वह क्या है? तो लिखिएगा यहाँ पर एस्कॉर्बिक एसिड। इसका जो पूरा नाम है वह क्या है बेटा? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, और जो भी सिट्रस फूड होते हैं, खट्टे मीठे फल होते हैं, आंवला होता है ना, इन सभी को खाने से यह हमें बहुत ज्यादा मिलता है। यह एक ऐसा विटामिन है जो कि आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है। जैसे अगर आपने खाना बहुत देर तक पका लिया, या फिर आपने खाना बहुत देर तक कुक करते रहे, बॉईल करते रहे, या फिर खाना आपने बहुत देर तक प्रिजर्व करके रखा है, बहुत देर तक आपने उसको संरक्षित करके रखा हुआ है, तब आप देखेंगे कि विटामिन जो सी है वह लगातार धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है कि ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, और इसे हम हीलिंग वाला विटामिन कहते हैं। अगर आपको घाव हो गया है, आपको चोट कहीं पे लग गई है, तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए यानी खून का थक्का जमाने के लिए यहाँ पर कौन काम करेगा? विटामिन के काम करेगा। लेकिन जब चोट लग गई, खून रुक गया, तो फिर वो चोट ठीक भी तो होता है। जब वह चोट ठीक यहाँ पर हो रहा है तो वह किसकी वजह से हो रहा है? तो आंसर करना है आपको यहाँ पर विटामिन सी की वजह। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बच्चों? बात समझ आ गई आप लोगों को? ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट आता है कि अगर हम बी कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो बी कॉम्प्लेक्स क्या है? तो ध्यान रखना कि विटामिन ए से लेकर के विटामिन बी, सी, डी, ई ऐसे सभी हम विटामिन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो विटामिन बी होता है, बी कॉम्प्लेक्स जो होता है वह क्या है? विटामिन बी बहुत सारे परिवारों का सदस्य है, मतलब बहुत सारी विटामिन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो जैसे यह विटामिन बी1 से शुरू होता है और विटामिन बी12 तक यह चलता है। तो आपसे कई बार यह पूछा जाता है कि यह बताइए कि विटामिन बी परिवार में कितने सदस्य हैं? तब आपको क्या आंसर करना है? 8 विटामिन। कितने? 8 विटामिन। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? दूसरे नंबर पर आपको यह भी यहाँ पर ध्यान में रखना है कि भाई
विटामिन की कितनी मात्रा हमें चाहिए, यानी टोटल जो विटामिन आप देख रहे हो कितनी विटामिन की आवश्यकता हमारे शरीर को यहाँ पर होती है। तो अब आपको क्या आंसर करना है यहाँ पर कि 13 विटामिन की आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। ए बी सी डी ई, फिर B1 B2 B3 ऐसे B12 तक। फिर यहाँ पर बात आती है कि B1 से B12 तक कितने विटामिन होते हैं, 8 विटामिन यहाँ पर होते हैं। अब आप में से जो कुछ बच्चे हैं उनको यह यहाँ पर फील होगा, यह आप लोग यहाँ पर समझोगे कि भाई 1 से लेके 12 तक है तो 12 विटामिन होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कुछ विटामिन होते हैं वह यहाँ से गायब हो जाते हैं। तो अगर आप B1 से B12 के बारे में बात करें तो टोटल 8 विटामिन ही आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। विटामिन डी की अगर आप बात करो तो यह कैल्शियम के साथ जुड़ा हुआ है, हमारी हड्डियों के साथ जुड़ा हुआ है, और जो इसका साइंटिफिक नेम होता है वह क्या है, कैल्सीफेरॉल। जबकि अगर आप विटामिन के बारे में बात करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, खून का थक्का जमाने वाला विटामिन कहते हैं, जो कि ब्लड क्लॉटिंग कराने का काम यहाँ पर करता है। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। A sexually transmitted bacterial disease is, यौन संचारित जीवाणु जनित रोग कौन सा होता है। तो यहाँ पर यौन संचारित रोग को हम क्या कहते हैं, STD। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचारित रोग। यौन संचारित रोग जो होता है वो बैक्टीरियल यानी बैक्टीरिया की वजह से ज्यादातर यह रोग आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो जैसे एड्स की बात करें, सिम्फेलिस की अगर हम बात करें, या फिर हर्पिस की बात करें, या फिर हेपेटाइटिस की बात करें, तो यहाँ पर अगर आप सिम्फेलिस को देखोगे तो जो सिम्फेलिस है वह किसकी वजह से हो रहा है, तब आपको आंसर करना है कि सिम्फेलिस बैक्टीरिया की वजह से यहाँ पर होता है। और साथ में आपको यह भी ध्यान में रखना है कि यह जो हमारे जननांग होते हैं, जो हमारे जेनाइटल पार्ट्स होते हैं, उनकी अगर हम बात करें तो उनमें आप इस तरह का रोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अब कुछ बच्चे कह रहे हैं एड्स, बेटा आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, क्या लिखा है यहाँ पर, जीवाणु जनित, क्या दिया है यहाँ पर, बैक्टीरिया। और हमेशा ध्यान रखना कि जो एड्स होता है वह तो वायरस की वजह से होता है। ठीक है, गड़बड़ कर दिया सभी बच्चों ने, किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से यह रोग यहाँ पर होता है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़े। उससे पहले बता दूं कि बाकी के जो भी आपको रोग यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं वह वायरस की वजह से हो रहे हैं। अब नेक्स्ट, एड्स इज ड्यू टू, एड्स का क्या कारण है, मतलब जब एड्स हो रहा है तो वह किसकी वजह से हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है कि एड्स का रोग यहाँ पर हो रहा है, बताइए फटाफट से इसका आंसर करेंगे। 9th का कौन सा आंसर यहाँ पर हमारा सही होना चाहिए, बताइए फटाफट से इसका आंसर करेंगे। अब आंसर की अगर हम बात करें तो जैसे अभी हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था एक और ऐसा ही कि भाई एड्स जब यानी कि जो HIV है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंट वायरस, जैसे ही वह हमारे शरीर में प्रवेश करता है वैसे ही वह क्या करेगा, जो भी हमारी हेल्पर T कोशिकाएं होती हैं उनकी संख्या में कमी ला देता है। ठीक है, और उनकी संख्या में जब वह कमी ला देता है तब आप देखेंगे कि एड्स जैसा रोग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान यहाँ पर रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। सार्कोमा इज द कैंसर ऑफ, यहाँ पर आपको कुछ नए प्रश्न भी देखने के लिए मिलेंगे तो परेशान मत होना। ठीक है, तो यहाँ पर अब बात करते हैं हम किसके बारे में, सार्कोमा के बारे में। किसके बारे में, सार्कोमा के बारे में। तो सार्कोमा क्या है, एक तरीके का कैंसर होता है। और यह कैसा कैंसर है, तो ध्यान रखना कि जो भी कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो भी हमारा संयोजी ऊतक होता है, उनको यह कैंसर देने का काम यहाँ पर करता है। ठीक है, तो चाहे वह आपकी हड्डियां हो, चाहे वह वसा ऊतक हो, चाहे वह संयोजी ऊतक हो, चाहे वह मांसपेशी के ऊतक हो, चाहे वह किसी तरह का टिश्यू हो, किसी की भी अगर हम बात करें तो सभी आप देखेंगे यहाँ पर रोग यह दे रहा है, सभी को यह रोग दे रहा है। और इसीलिए आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, डी ऑप्शन हमारा सही बनेगा। तो फटाफट से इसको नोट करेंगे, डी ऑप्शन। आप सभी को पता होगा कि स्टार्टिंग में जब मैंने यह पढ़ाना शुरू किया था तब मैंने आपको बताया था कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। आप सभी को मैंने बताया था कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, याद आया, संयोजी ऊतक जिसको हम यहाँ पर कह रहे हैं। तो क्या होता है संयोजी ऊतक, कितने बच्चों को याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है बच्चों आप सभी को कि संयोजी ऊतक क्या था, कैसा था, कुछ याद आ रहा है। देखो मैं आपको बताती हूँ, मैंने आप लोगों को यह समझाया था कि जब कभी भी हम लोग अपनी माता के गर्भ में होते हैं, ठीक है, जब कभी भी हम अपने माता के गर्भ में होते हैं तो माता के गर्भ में जब हम हैं तो 3 तरह की यहाँ पर लेयर बनती है, हमारे बहुत सारे अंग बनते हैं। जब बहुत सारे अंग हमारे बनते हैं तो 3 लेयर से मिलकर के यह यहाँ पर बनते हैं, पहला ये, दूसरा ये। ठीक है, तो आप देखेंगे 3 तरह
लेयर यहाँ पर बनती है। पहला जो होता है उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, तो फटाफट से आपको नोट करना है। पहला आता है यहाँ पर एंडोडर्म। पहला क्या आता है यहाँ पर, एंडोडर्म। तो जल्दी से नोट करेंगे, एंडोडर्म, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है मीजोडर्म। तो यहाँ पर आपको नोट करना है मीजोडर्म। और सबसे लास्ट में यहाँ पर आता है वो है आपका एक्टोडर्म। क्या हो गया यहाँ पर, तो लिख लीजिए आप सभी बच्चे यहाँ पर एक्टोडर्म, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे 3 लेयर यहाँ पर बनते हैं। इन तीनों लेयर की अगर हम बात करते हैं तो ये तीनों लेयर अलग अलग तरीके के अंग बनाने का काम यहाँ पर करते हैं। और इन तीनों लेयर को मिला करके हम सभी क्या कहते हैं, इसे ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, यानी त्रिपर्तीय जीव हम सभी यहाँ पर हैं, ठीक है। तो 3 तरह की लेयर यहाँ पर देखने के लिए हमको मिलती है। अब ये जो 3 तरह की लेयर हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, तो यह कौन कौन से अंग बना रही है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंडोडर्म के बारे में। तो बेटा एंडोडर्म क्या होता है उस चीज को समझते हैं। जो भी हमारे आंतरिक अंग होते हैं, जो भी हमारे शरीर के अंदर पाए जा रहे हैं, जो हमारे आंतरिक अंग होते हैं, उन सभी की अगर हम बात करें तो उन्हें क्या कहा जाता है, एंडोडर्म यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। तो हमारा अमाशय यानी हमारा जो स्टमक है वह बन रहा है, या फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हमारा लीवर, जो कुछ भी हमारा आंतरिक अंग होता है वह किससे बनता है, एंडोडर्म से बनता है, ठीक है, क्योंकि अंदर है, एंडो है। लेकिन अगर आप किडनी को देखते हैं और अपने ब्रेन को देखते हैं और अपने हृदय को देखते हैं, तो ये 3 अंग ऐसे हैं जो कि एंडोडर्म से नहीं बनता है, ठीक है। पहले भी मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर आप लोगों को याद होगा। फिर दूसरे नंबर पर आता है मीजोडर्म। मीजोडर्म की अगर हम बात करते हैं तो इससे हृदय बनता है, ठीक है। तो जो कार्डिक मसल्स होती हैं, जो आपके हृदय बनाने वाली ऊतक जो होते हैं, वो किससे बन रहे हैं, आपके यहाँ पर मीजोडर्म से यहाँ पर बन रहे हैं, क्लियर है। दूसरे नंबर पर आपकी रेड बोन मैरो यानी कि लाल अस्थि मज्जा, आपके बोन्स यानी हड्डियां, आपके कार्टिलेज यानी कि उपास्थि, और इसी के साथ जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, रक्त नलिकाएं होती हैं, वो सब कुछ इसी से ही बनता है, ठीक है। रक्त भी आपका इसी से ही बनता है, ठीक है। तो मीजोडर्म से जो ऊतक बनेंगे, जिनके उदाहरण मैंने आपको यहाँ पर दिए, वो सभी के सभी क्या यहाँ पर कहलाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक कहलाते हैं। अगर हमारे पूरे शरीर में जितने भी ऊतक पाए जा रहे हैं, जितने भी टिश्यू पाए जा रहे हैं, उनमें सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कौन सा ऊतक है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आंसर आपको क्या बताना है, संयोजी ऊतक ही है, यानी कनेक्टिव टिश्यू ही है। इस चीज को आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर एंडोडर्म। एंडोडर्म की अगर हम बात करते हैं तो इसका काम होता है लेयरिंग करने का, लेयर बनाने का, आवरण बनाने का। तो हमारे शरीर का आवरण क्या है, हमारी स्किन है, हमारी त्वचा है। और आप सभी को यह बात पता होगी कि जो भी हमारी त्वचा होती है वह क्या कर रही है, हमारे शरीर को बाहर की तरफ से क्या कर रही है, लेयर बनाने का काम यहाँ पर कर रही है, ठीक है। तो हमारी त्वचा है वह किससे बनेगी, एक्टोडर्म से बनेगी। लेकिन अगर आपके पास कोई थैला है, कोई मटका है, कोई सामान है, ठीक है, तो आपने देखा ना कि एक लेयर तो बाहर की होती है पर एक लेयर अंदर की तरफ भी तो होती है। तो अगर कोई भी अंग है जो खोखला है तो उसके अंदर और बाहर की परत बनाने का काम कौन करता है, यहाँ पर एक्टोडर्म करता है। इसके अलावा हमारा ब्रेन मतलब हमारा मस्तिष्क, हमारी किडनी यानी हमारा वृक्क, यह भी किससे बना हुआ होता है, एक्टोडर्म से बना हुआ होता है। तो जब हमारी शुरुआत होती है 3 लेयर से होती है, इसलिए हम सभी किस तरह के जीव हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, यानी त्रिपर्तीय हैं, 3 लेयर से मिलकर के हम सभी यहाँ पर बने हुए हैं, क्लियर है। इस चीज को आपको ध्यान यहाँ पर रखना है, ओके बच्चों। तो यहाँ पर अगर आप बात करें तो ये सभी के सभी सार्कोमा जो होगा वो कहीं ना कहीं जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी कि जो भी हमारा संयोजी ऊतक होता है, उसमें क्या कर रहा है, कैंसर देने का काम यह यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं ट्यूमर के बारे में। कुछ प्रश्न आप लोगों के लिए नए भी होंगे, जैसे अगर मैं आप लोगों को कोई भी 25-30 क्वेश्चन करा रही हूँ तो उसमें से 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए नए भी होते हैं, ठीक है। तो उसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि उसके लिए पूरा चैप्टर पढ़ाने की आपको जरूरत नहीं होती है, वो 5-6 अलग से ही आपके क्वेश्चन होते हैं, बस उनको समझना आपको जरूरी होता है, ठीक है। तो पहले मैं इसको एक बार समझा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर बात आती है सबसे पहले कैंसर के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है, कैंसर के बारे में।
कैंसर की जो स्टार्टिंग होती है वह कैसे होती है, ट्यूमर से होती है। कैसी होती है, यहाँ पर तो लिखेगा कि ट्यूमर से होती है, ठीक है। तो ट्यूमर क्या है, सबसे पहले वहां से समझते हैं। हमारी जो भी सेल है, हमारी जो भी यहाँ पर कोशिकाएं, वो नॉर्मली यहाँ पर काम कर रही है, बिल्कुल नॉर्मल काम कर रही है, ठीक है। अचानक से कुछ कोशिकाएं, कुछ सेल्स अनियंत्रित तरीके से यहाँ पर काम करने लगी और बढ़ने लगी, अपने आकार को बढ़ाने लगी, मल्टीप्लीकेशन करने लगी, जरूरत से ज्यादा वह विस्तार करने लगी। तो भाई सिंपल सी बात है ना कि हमारी बॉडी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना, कहेगा कि भाई ये क्या हो रहा है, इसको मारो पीटो। पर मान लो कि वह कोशिकाएं बड़ी शक्तिशाली हैं, तो वो अपने आप को यहाँ पर शो करना शुरू कर देंगी। और वह एक मास, मास मतलब मांस नहीं कहा मैंने, मास, मास मतलब एक आकार नुमा, मतलब एक बड़ी सी संरचना, आकार यहाँ पर एबनॉर्मल वह बना रही है, और उसको क्या कहा जाता है, ट्यूमर कहा जाता है। और इसी को क्या कहा जाता है, प्राइमरी स्टेज भी कहा जाता है। जैसे कैंसर में अलग अलग स्टेज होती हैं, ऐसी प्राइमरी स्टेज भी इसको यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको डिटेक्ट कर दिया गया, और जो भी हमारी इसिनोफिल्स होती हैं, अगर उसने इसके बारे में एलर्जी दे दी, तो बहुत जल्दी डॉक्टर आपके शरीर के सिम्टम्स, लक्षणों को देख करके पता लगा सकते हैं कि आपको क्या है, ट्यूमर है या कैंसर होने वाला है या नहीं। और फिर आपको प्रॉपर दवाइयां भी इसकी हो जाएंगी और आप लोग ठीक भी हो जाओगे, इसको ऑपरेट भी कर दिया जाता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि डिटेक्ट नहीं कर पाते, है ना। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे सिनोफिल्स हैं, जो कि एक प्रकार के WBC है, जो एलर्जी के लिए काम करते हैं, वो इस चीज को डिटेक्ट नहीं कर पाती और पता नहीं लगा पाती, सिम्टम्स नहीं पता लगा पाती। तो आपने देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि आपने पिक्चरों में देखा होगा ना कि कोई भी पेशेंट है, वो डॉक्टर के पास गया और कह रहा है बताइए मेरे पास कितना समय है, वो कहता है 6 महीने। पर ऐसा बहुत कम होता है, पर हो भी सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जरूरी है कि हमारे शरीर में जो एलर्जिक रिएक्शंस हैं वह यहाँ पर होती रहे। अगर नहीं हो रही है तो दिक्कत यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना। अब ट्यूमर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ट्यूमर हो गया, ओके। अब ट्यूमर जो हो जाता है उसके बाद ट्यूमर फट जाता है। ट्यूमर जब फट जाता है तो जो उसके छोटे छोटे से जो गांठें हैं वो इधर उधर बॉडी में रक्त के माध्यम से घूमने लगते हैं, और जहां पर जाते हैं वहां पर वह नया ट्यूमर बनाने का काम करेंगे। या फिर हो सकता है कि जो हमारी रक्त नलिकाएं होती हैं उसमें जाकर के वह फंस जाते हैं, ठीक है। और फिर उस तरह से आप देखोगे कि रक्त का आदान प्रदान होना बंद हो जाता है। तो ये काफी फिर कह सकते हो कि यह लास्ट स्टेज आ गई है और अब ब्लड कैंसर हो गया है। तो अगर आपको कोई भी कैंसर हो, लास्ट में वो ब्लड कैंसर बन ही जाता है, जिसको हम 4th स्टेज यहाँ पर कहते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने ल्यूकेमिया भी पढ़ा होगा, जिसमें आप देखते हैं कि WBC का नंबर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि एक कैंसर की तरह यहाँ पर काम करता है ना। तो वो भी इसी के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। तो ये छोटा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया इसका। अब हम बात करते हैं कि जब कभी भी हम ट्यूमर के बारे में बात करते हैं, तो जो ट्यूमर होता है वह अधिकांशतः ट्यूमर जो स्टार्टिंग का फेज है वह कैसा होता है, बड़ा ही सौम्य होता है। कैसा होता है, बहुत ही सौम्य होता है, बहुत आक्रामक नहीं होगा। कैसा होगा वह, बहुत ही सौम्य होता है। और इसीलिए आंसर क्या है, बी ऑप्शन। लेकिन यहाँ पर एक चीज और मैं बताती हूँ आपको कि जब कभी भी हम लोग कैंसर का अध्ययन करते हैं तो कैंसर के अध्ययन को क्या यहाँ पर कहा जाता है, ओंकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो लिखेगा यहाँ पर ओंकोलॉजी, इसको यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास कोई ऐसा जीन है जो माता पिता से बच्चों तक पहुंच रहा है, जो कैंसर यहाँ पर दे रहा है, उसको क्या कहा जाएगा, ओंका जीन कहा जाएगा, ठीक है। तो लेकिन जरूरी थोड़ी है कि हर बच्चे को कैंसर हो, ठीक है। कुछ बच्चों में होगा, कुछ बच्चों में यह कैंसर नहीं दिखाई देगा। अब मान लीजिए कि कुछ बच्चों में आपको कैंसर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब कुछ बच्चों में अगर कैंसर आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो वह क्या हो गया कि भाई कैंसर से पीड़ित है। पर कई बार ऐसा भी होता है कि जो कैंसर के जीन होते हैं, जिनको ओंका जीन कह रहे हैं, वह कैसा है, इनएक्टिव है ना। और उसको क्या कहा जाता है, तो आंसर करना कि उसको हम कह रहे हैं यहाँ पर प्रोटो ओंका जीन। क्या कह रहे हैं, प्रोटो ओंका जीन। क्योंकि ओंका जीन का क्या मतलब हो गया, ऐसा जीन जो कैंसर देगा, पर प्रोटो मतलब इनएक्टिव है, निष्क्रिय है। और इसीलिए आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर पढ़ते हैं। अलाइजा परीक्षण निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। अब ये तो बहुत ही मतलब फेमस क्वेश्चन है। तो लिखिए यहाँ पर कि अगर हम सभी अलाइजा के बारे में बात करते हैं तो अलाइजा किस तरीके का यहाँ पर रोग होता है। चलो जल्दी से इसका आंसर करो यहाँ पे फटाफट से।
देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पे सही आंसर करते हैं। देखिए मैं सबके कमेंट देख रही हूँ, फटाफट से इसका आंसर करिए। अब अलाइजा की अगर हम बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एसिड, ठीक है, ये इसकी यहाँ पर फुल फॉर्म होती है। यहाँ पर अगर आप देखो तो इसको हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग भी कहते हैं। वेस्टर्न ब्लॉटिंग का मतलब होता है कि एक ऐसा टेस्ट जहां पर हम जेल का यूज कर रहे हैं, जहां पर एंटीजन एंटीबॉडी का यूज कर रहे हैं, एंजाइम्स का यूज कर रहे हैं, और यह पता लगाते हैं कि यहाँ पर किसी वायरस की वजह से किस प्रकार की एंटीबॉडी शरीर के अंदर बन सकती है, और इसी को हम अलाइजा टेस्ट यहाँ पर कहते हैं। और यह किसके लिए किया जाता है, एड्स के लिए। किसके लिए किया जाता है, एड्स के लिए। तो फटाफट से नोट करिएगा कि जो सी ऑप्शन है वह बिल्कुल हमारा यहाँ पर सही है। ओके, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। स्वाइन फ्लू किसके कारण होता है? अगर आप सभी स्वाइन फ्लू के बारे में बात कर रहे हैं तो स्वाइन फ्लू किसकी वजह से यहाँ पर होता है, बताइए फटाफट से इसका आंसर करेंगे, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही होना चाहिए? तो स्वाइन फ्लू की अगर हम बात करें तो यह किसकी वजह से होगा, तो आंसर करना H1N1 की वजह से होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ जो स्टूडेंट्स होंगे उनको नहीं पता होगा कि स्वाइन फ्लू का क्या यहाँ पर मतलब होता है। तो देखिए जहां पर भी ना स्वाइन शब्द आता है, जहां पर भी स्वाइन शब्द आता है उसका मतलब होता है पिग। उसका क्या मतलब होता है, सुअर, ठीक है, सुअर। तो ध्यान रखना कि जब सुअर के बारे में हम बात करते हैं तो जो सुअर होता है वह इसका प्राइमरी होस्ट है। और यह कैसा रोग है, वायरल, यानी कि वायरस की वजह से, विषाणु की वजह से यह रोग हो रहा है। तो विषाणु की वजह से यह रोग हो रहा है और सबसे पहले किसको होगा, सुअर को यह रोग होगा। और जो लोग पोर्क खाते हैं, क्या खा रहे हैं, जो लोग पोर्क खाते हैं यानी सुअर का मांस खाते हैं, तो इस मांस की वजह से यह रोग ह्यूमन बॉडी में पहुंचता है। और अगर कोई भी ह्यूमन, कोई भी इंसान इससे इन्फेक्ट हो गया, संक्रमित हो गया, तो वह जितने लोगों से मिलेगा, जितने लोगों के साथ खाना शेयर करेगा, जितने लोगों के साथ संपर्क में रहेगा, ठीक है, सभी को यहाँ पर क्या रोग हो जाएगा, स्वाइन फ्लू हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना। तो यहाँ पर यह वायरस की वजह से हो रहा है। वायरस जो है उसका नाम है H1N1, ठीक है। पहला जो होस्ट होगा वह कौन होगा, यहाँ पर पिग यानी कि सुअर होगा, और दूसरा होस्ट कौन होंगे, यहाँ पर मनुष्य यहाँ पर होंगे। बेटा इसी तरीके से बिल्कुल ना बर्ड फ्लू भी होता है, जिसमें हम देखते हैं कि H5N5 या H5N1 या N1 H1N5, ऐसे अलग अलग वायरस की वजह से आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो सकता है, बर्ड फ्लू हो सकता है, ठीक है, बर्ड फ्लू हो सकता है। अब बर्ड फ्लू की अगर हम बात करते हैं तो जो कुक्कड़ परिवार होता है, जो कुक्कड़ परिवार होता है यानी कि जैसे मुर्गा, मुर्गी, बतख, हंस, तीतर, कबूतर, इन सभी को यह रोग होगा। पर खासतौर से अगर आप मुर्गा मुर्गी के बारे में बात करते हैं तो वहां पर आप देखते हैं कि वह प्राइमरी होस्ट होते हैं, उनको सबसे पहले बर्ड फ्लू होता है। फिर जो लोग नॉनवेज खाते हैं, जो चिकन खाते हैं, जो मुर्गा मुर्गी का चिकन खा रहे हैं, ठीक है, उनको फिर इस तरह का रोग हस्तांतरित होता है। फिर वो संक्रमित हो जाते हैं तो उनके संपर्क में जितने भी मनुष्य आएगा वो भी संक्रमित हो जाता है। तो इस चीज को आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। क्लियर है, चलो नोट कर लो इसे जिन बच्चों को नहीं पता था, ठीक। अच्छा कुछ बच्चे जो हैं वो परेशान होंगे कि मैम ने क्या बोल दिया बर्ड फ्लू के लिए, ठीक है, लिख लो यहाँ पर H5N1, ठीक है। तो दोनों में अंतर समझ आया, बर्ड फ्लू के लिए H5N1, ठीक है। और ध्यान रखना इसको एवियन फ्लू भी कहते हैं, बर्ड फ्लू को ही हम लोग क्या कह रहे हैं, एवियन फ्लू भी कह रहे हैं। आपने ध्यान दिया है कि आजकल मैं क्लास में बर्ड की जगह एव्स लिखती हूँ, आपने ध्यान दिया होगा अगर आप रेगुलर क्लास करते हैं, बर्ड या फिर एव्स ऐसे लिखती हूँ मैं, है ना, यानी कि पक्षी ऐसे लिखती हूँ। तो बर्ड मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि जहां पर एव्स लिखा है उसका मतलब बर्ड ही है। तो अगर बर्ड फ्लू की जगह आपका क्वेश्चन आ जाए यहाँ पर क्या कि एवियन, एवियन, एवियन फ्लू, जैसे आपने सुना होगा ना एरोप्लेन, एवियन इंडस्ट्री यानी कि हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, इन सबकी इंडस्ट्री, औद्योगिकी, ठीक है। तो इस चीज को समझना, ठीक है। तो फटाफट से इसको नोट कर लो। तो बेटा ध्यान रखना स्वाइन फ्लू के लिए H1N1, जबकि बर्ड फ्लू यानी एवियन फ्लू के लिए आपका क्या है, H5N5 है।
ठीक है, याद रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। एस्केरिस का संक्रमण किसके कारण होता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो एक राउंड वॉर्म होता है जिसका नाम है एस्केरिस। ठीक है, आप लोगों ने बीच में यहाँ पर देखा होगा कि एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी, 3-4 साल पहले की बात है, जिसमें देखा होगा कि एक सर्जन है, वो सर्जरी कर रहा है, ठीक है, और जब उसने स्मॉल इंटेस्टाइन काटी तो वहां पर क्या निकला, चाउमीन की तरह लंबे लंबे से वॉर्म निकले। लेकिन जो माता पिता थे वो बच्चों को क्या बता रहे हैं कि देखो चाउमीन खाते हो तो चाउमीन जो है वो ऐसे आपके आंत में फंस के रह जाती है और देखो सर्जरी करना पड़ रहा है, बड़ी दिक्कत है। बच्चे कह रहे हैं ठीक है पापा, आज के बाद चाउमीन नहीं खाएंगे। ठीक है, पर पापा अच्छी चीज बता रहे हैं, ये सच बात है, चाउमीन मैगी नूडल्स ही कम ही हमें खाना चाहिए। बट इंपॉर्टेंट क्या था, इंपॉर्टेंट ये था कि वो जो जानकारी थी वो सही नहीं थी। वो क्या था वहां पर, एस्केरिस था। एस्केरिस एक तरह का वर्म होता है, राउंड वर्म होता है, ये माइक्रोस्कोपिक होता है, माइक्रोस्कोप की मदद से दिखता है। लेकिन अगर यह अपनी संख्या को बढ़ा लेगा तब आप देखेंगे कि लगभग 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर इतने लंबे यह हो जाते हैं। तो जो कुछ भी आप खा रहे हैं वो आपके शरीर को नहीं लगता, फिर वो एस्केरिस ही खाते हैं, और इसी को क्या कहा जाता है, एस्केरियोसिस कहा जाता है। तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, जब आप दूषित भोजन, दूषित पानी का सेवन करते हैं तब इस तरीके का रोग आपको देखने के लिए मिलता है। आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे हैं जब वो पोटी करते हैं, यानी कि जब वो मल त्याग कर रहे हैं, तब आपने देखा कि कई बार छोटे छोटे से क्रीमी यानी कि वॉर्म निकल रहे हैं, वो भी क्या है, एस्केरिस ही तो है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो फटाफट से नोट करिएगा कि ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर किसकी कमी से चोट में रक्तस्राव ज्यादा होता हुआ दिखाई देगा? और देखिए अभी तुरंत मैंने आपको यहाँ पर समझाया था, तुरंत ही मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि रक्तस्राव ज्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? तो आंसर करना कि भाई जब विटामिन के की कमी हो गई है ना, और विटामिन के की कमी हो गई क्योंकि विटामिन ए ही तो खून का थक्का जमाने में यहाँ पर मदद कर रहा था, और खून का थक्का जमाने में जब यह मदद कर रहा है, और इसी वजह से आप देखेंगे यहाँ पर कि क्या हो गया, क्या हो गया बेटा, यहाँ पर कि ब्लड बढ़ता जा रहा है, निकलता जा रहा है, रक्तस्राव होता जा रहा है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर हम रक्त के बारे में बात कर रहे हैं, खून के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो खून हमारे शरीर से बाहर निकल रहा है और फिर ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, खून का थक्का यहाँ पर जम रहा है, अगर सेम यही चीज हमारे शरीर के अंदर होने लगे तब क्या होगा, नुकसान ही होगा। कैसे नुकसान होगा कि हमारे शरीर के अंदर अगर ब्लड क्लॉटिंग हो जाए, खून का थक्का अगर यहाँ पर जम जाए, तो हमारी जो ब्लड वेसल्स है, जो हमारी रक्त नलिकाएं हैं, उसमें आप देखेंगे कि ब्लड क्लॉट जमता चला जाएगा, जमता चला जाएगा, और उस वजह से रक्त एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो सकता है ना, और यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि कई बार डेथ भी हो सकती है। ठीक, तो इसीलिए क्या जरूरी है कि हमारे शरीर में क्या पाया जाता है, यहाँ पर हेपरिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हेपरिन पाया जाता है। तो आप सभी को पता होगा, मैंने पढ़ाया है कि जो हमारी बेसोफिल्स होती है, एक प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती है, वह और लीवर दोनों मिलकर के हेपरिन यहाँ पर निकालते हैं। और हेपरिन किस नाम से जाना जाता है, एंटी कोगुलेंट एजेंट के रूप में जाना जाता है। हिंदी में अगर हम इसे देखें तो इसे क्या कहा जाता है यहाँ पर, तो आंसर करना कि इसे कहा जाता है थक्का रोधी पदार्थ। थक्का रोधी पदार्थ इसको यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर यह क्या करेगा कि जो खून होता है, जो रक्त होता है, उसको यह नॉर्मल रखता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। टाइफाइड किस प्रजाति के कारण होता है? और देखो मैंने अभी तुरंत ही समझाया था और आपको तुरंत लिखवाया भी था कि जो टाइफाइड होता है वह किसकी वजह से होता है। बताइए फटाफट से इसका आंसर करिए, टाइफाइड किसकी प्रजाति की वजह से होता है? तब आप सभी को आंसर करना है कि साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। जब हम दूषित भोजन, दूषित पानी ले लेते हैं तब हमें यहाँ पर टाइफाइड हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। चलिए, तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि सभी को यह बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और आप सभी को सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। उसी के साथ ही आप सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं, दीपावली की शुभकामनाएं और गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं, और साथ में आपको
भाई दूज की भी हार्दिक शुभकामनाएं। ध्यान रखिएगा, मिठाई खाइएगा लेकिन सीमित खाइएगा। फटाके वगैरह अगर आप जलाएं तो शगुन के तौर पर चला सकते हैं, बहुत ज्यादा फटाके मत चलाना, थोड़े से, पर जब भी जलाओ अपना ख्याल रखना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाथ में लेकर के आप बम फोड़ने लगे कि मैं तो शक्तिमान हूं, नहीं, ऐसा मत करना। साथ में जो छोटे बच्चे रहेंगे उनकी सुरक्षा का भी विशेष तौर से आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो आप सभी ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और आप सभी को हैप्पी दिवाली। और जैसा कि मैंने कहा था कि इस बार की दिवाली सिलेक्शन वाली दिवाली हमारी रहेगी, बिल्कुल अच्छे से बी मोटिवेटेड। और लक्ष्मी माता, सरस्वती माता और साथ में गणेश जी की, गणेश भगवान जी की हम आरती करते हैं, उनको नमन करते हैं। तो बस यही मैं कहना चाहती हूँ कि इस बार मैं यही प्रार्थना करूंगी कि जितने भी स्टूडेंट्स हमारे हैं प्यारे प्यारे से, उन सभी का सिलेक्शन हो जाए। आप सभी को सद्बुद्धि मिले, मेहनत करो, आगे बढ़ो, ठीक है। चलिए, तो हैप्पी दिवाली, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू।